Hello and welcome to my channel एक बिहारी UPSC. Today we are going to have a lecture on मनसबदारी सिस्टम. आज हम लोग देखेंगे कि मनसबदारी सिस्टम होता क्या है. मनसबदारी सिस्टम काफ़ी एक फेमस सिस्टम है. इसके बारे में अक्सर हम लोगों को किताबों में और बहुत सारे जगहों पर सुनने को मिल जाता है. हालांकि हम लोगों को यह समझ में नहीं आता है कि आखिर यह सिस्टम है क्या. तो देखते हैं आज की मनसबदारी सिस्टम क्या है. तो मनसबदारी सिस्टम एक मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है. यानी कि मनसबदारी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसको अकबर ने अपने मिलिट्री को एडमिनिस्टर करने के लिए इस्तेमाल किया था. अपने मिलिट्री को एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक हायरार्किकल वे में अरेंज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए इस सिस्टम का इस्तेमाल अकबर ने किया था. इस सिस्टम के अंदर अकबर ने अपने मिलिट्री ऑफिशियल्स को डिफरेंट रैंक्स दिया था. मनसबदारी में जो ये वर्ड मनसब है, इसका मतलब ही अराबिक में रैंक होता है. यानी द वर्ड मनसब सिग्निफाइज हियर रैंक. किसी भी मनसबदार के रैंक को डिसाइड करने के लिए दो पहलू होते थे. इन दो एस्पेक्ट्स को, इन दो पहलुओं को हम लोगों को समझना काफ़ी ज़रूरी है. पहला एस्पेक्ट जो है वो है जाट और दूसरा है सवार. किसी भी मनसबदार का जाट जो होता था वो डिटरमाइन करता था कि उस मनसबदार का रैंक क्या होगा, उस मनसबदार को कितना सैलरी मिलेगा, और ये भी डिटरमाइन करता था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सोल्जर्स वो मनसबदार कितना मेंटेन कर सकता है, कितना जो राजा है, जो किंग है, जो भी मुग़ल एम्परर है, कितने सोल्जर्स को वो एक्सपेक्ट करता है कि ये मनसबदार मेंटेन करेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी मनसबदार का जाट 500 है, इसका मतलब है कि राजा एक्सपेक्ट करता है कि ये मनसबदार अपने साथ 500 सोल्जर्स को, 500 सैनिकों को मेंटेन करेगा, ताकि जब भी कभी भी राजा को ज़रूरत हो, कोई युद्ध हो जाए या कोई भी इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जिसके कारण राजा को सैनिकों का ज़रूरत है, तो राजा इस मनसबदार को कॉल कर सकता है अपने सैनिकों के साथ उस सिचुएशन से डील करने के लिए. तो ये जाट जो है ये डिटरमाइन करता है कि वो कितने सोल्जर्स को मेंटेन करेगा. साथ ही साथ ये डिटरमाइन करता है कि ये उस मनसबदार का रैंक क्या होगा और उसको कितना सैलरी मिलेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी मनसबदार का जाट 500 है तो कहा जाता था कि उस मनसबदार का मनसब है 500. मनसब यानी कि रैंक मीन्स दैट दिस मनसबदार इज़ अ मनसबदार ऑफ रैंक 500, है ना. यानी कि एक मनसबदार जिसका रैंक 500 है, वो दूसरा मनसबदार जिसका रैंक 1000 है उससे नीचे रैंक का, लोअर रैंक का मनसबदार कहलाएगा. दूसरा एस्पेक्ट जो इस सिस्टम का था वो था सवार. सवार डिटरमाइन करता था कि एक मनसबदार कितने नंबर ऑफ कैवलरी मैन को अपने साथ मेंटेन करेगा. कैवलरी मैन यानी कि घुड़सवार. इसके पहले जो हम लोग बात कर रहे थे वो था नंबर ऑफ सोल्जर्स, यानी कि पैदल सैनिक वो अपने साथ कितने मेंटेन करेगा. सवार जो था वो डिटरमाइन करता था कि वो कितने कैवलरी मैन अपने साथ मेंटेन करेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी मनसबदार का सवार है 1000, इसका मतलब है कि एम्परर की ओर से, ऑन द बिहाफ ऑफ एम्परर, दिस मनसबदार इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन 1000 कैवलरी मैन विथ हिम टू असिस्ट द एम्परर वेन एवर ही नीड्स. सवार डिटरमाइन करता था कि नंबर ऑफ घुड़सवार, नंबर ऑफ कैवलरी मैन वो कितने मेंटेन करेगा. ठीक, इसके बाद कितने हॉर्सेस वो मेंटेन करेगा, ये भी एक क्वेश्चन रह गया जिसके बारे में आगे हम लोग अभी देखेंगे. तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या समझा. हमने ये समझा कि मनसबदारी सिस्टम एक मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था जिसको अकबर ने अपने मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को एक हायरार्किकल वे में, एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज करने के लिए इस्तेमाल किया था. ये मनसबदारी सिस्टम ऑरिजिनेट हो रहा है वर्ड मनसब से, जो कि एक अराबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है रैंक. तो किसी मनसबदार का रैंक क्या होगा और उससे रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स होंगे वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते थे, उस मनसबदार के जाट के ऊपर और उस मनसबदार के सवार के ऊपर. किसी मनसबदार का जाट जो है वो डिटरमाइन करता था कि उस मनसबदार का रैंक क्या होगा, उस मनसबदार का सैलरी क्या होगा और उस मनसबदार को कितने सोल्जर्स अपने साथ मेंटेन करने होंगे. और सवार जो था वो डिटरमाइन करता था कि कितने कैवलरी मैन उसको अपने साथ मेंटेन करने होंगे. ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि मनसबदार का रैंक क्या होगा वो सिर्फ और सिर्फ जाट के बेसिस पर डिटरमाइन होता था. यानी कि अगर एक मनसबदार है, सपोज एक मनसबदार है जिसका जाट है 1000 और सवार है 200, तो इस मनसबदार का रैंक सिर्फ और सिर्फ इसके जाट के बेसिस पे डिटरमाइन होगा. इसके रैंक को डिटरमाइन करने में इसके सवार का कोई भी रोल नहीं होगा. इसका क्या रैंक होगा, इसको क्या सैलरी मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ इसके जाट के बेसिस पर ही डिटरमाइन होगा.
ठीक, अब ये मनसबदारी सिस्टम इतना ही सिंपल नहीं है, सिर्फ जाट और सवार ही नहीं है। इस मनसबदारी सिस्टम को और तीन पार्ट्स में, तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। एक मनसबदार के बारे में जो भी जानकारी, जो भी डिटेल हम लोगों को मिलता था, वो जाट और उसके सवार के बेसिस पे मिलता था। हालांकि इसको और तीन पार्ट में क्लासिफाई कर दिया गया अकबर के द्वारा। पहला ऐसा मनसबदार हो सकता है जिसके नंबर ऑफ जाट और नंबर ऑफ सवार इक्वल हो। दूसरा हो सकता है ऐसा मनसबदार जिसके जो सवार है उसके जाट के हाफ से ज़्यादा हो। तीसरा वो मनसबदार हो सकता है जिसके जो सवार है वो उसके जाट के हाफ से कम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मनसबदार जिसका जाट 500 है, हो सकता है उसका सवार भी 500 हो, तो ऐसा मनसबदार पहले कैटेगरी में आएगा। दूसरा मनसबदार हो सकता है उसके जाट 500 हो और उसके सवार उसके जाट के हाफ से ज़्यादा हो, यानी 250 से ज़्यादा हो। तीसरा कैटेगरी में वो मनसबदार आएगा जिसके जाट मान लो कि 500 है और उसके सवार उसके हाफ से कम है, यानी कि 250 से कम है। तो उसने मनसबदार्स को और तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हर मनसबदार के जाट और सवार हमेशा इक्वल हो, जाट और सवार डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इसके बेसिस पे उनको तीन पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया गया। हालांकि इन तीनों मनसबदार का जिनका मैंने एग्जांपल दिया, तीनों के जाट 500 ही थे, यानी इन तीनों के रैंक सेम है, इन तीनों को समान सैलरी मिल रहा होगा। हालांकि इनके सवार सेम नहीं है। उसके बाद जब अकबर ने इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था तो उस समय जो नॉर्मल मनसब किसी भी ऑफिशियल को, मिलिट्री ऑफिशियल को दिए जाते थे, वो 10 से लेके 10,000 के बीच में रेंज करते थे। यानी कि सबसे लोअर लेवल का जो मनसबदार अकबर के मिलिट्री में होगा उसके पास मिनिमम 10 सोल्जर्स होंगे, उसका रैंक होगा 10। वी विल से डेट हिज मनसब इज़ 10 और वी कैन इवन से डेट हिज जाट इज़ 10, है ना, क्योंकि उसके जाट के बेसिस पर डिटरमाइन होगा कि उसका मनसब क्या होगा, उसका रैंक क्या होगा, ये उसके जाट के बेसिस पर डिटरमाइन होगा। हालांकि मैक्सिमम जो था वो लिमिट ऑन द पेपर 10,000 अकबर के टाइम पर लिखा गया था। हालांकि जनरली किसी भी मनसबदार को 10 से लेके 5,000 के बीच में रैंक असाइन किए जाते थे, है ना। 5,000 से ज़्यादा वाले काफ़ी कम लोग थे उस समय पर। हालांकि एक्सेप्शंस इसमें थे, जैसे कि मान सिंह के पास 7,000 मनसब था। वैसे ही मिर्ज़ा अज़ीज़ कोका के पास भी 7,000 का मनसब था। उसके बाद दारा शिको जो कि औरंगज़ेब का भाई था, इसके पास 40,000 का मनसब था। यानी कि इसको अपने साथ 40,000 सोल्जर्स को मेंटेन करने का परमिशन मिला हुआ था, क्योंकि हालांकि ये एक युवराज था, प्रिंस था, तो इसलिए इसको ये स्पेशल ट्रीटमेंट मिला था। ठीक, तो वी सॉ दैट अ मनसबदार is further classified into three categories on the basis of his number of jats and number of sawars. The first category is in which the number of jats and number of sawars are equal. The second category is in which the number of sawar is greater than half of number of jat, and the third category is in which the number of sawar is smaller than half of number of jat. यानी कि ओवरऑल हम इतना तो समझ गए हैं कि मनसब एक तरीके से एक मिलिट्री ऑफिशियल का रैंक था जो कि मुग़ल एम्पायर के दौरान हुआ करता था। ये एक मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था जिसके बेसिस पे मिलिट्री ऑफिशियल्स के रैंक्स को डिटरमाइन किया जाता था। टोटल नंबर ऑफ मनसब्स जो थे मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन में अकबर के काल के दौरान वो 66 थे। ऐसा ये डेटा हम लोगों को NA अकबरी में मैंशनड मिलता है कि टोटल 66 मनसब थे, यानी कि 10 से लेके 10,000 का जो रेंज था, इनमें 66 तरह के कैटेगरीज थे, 66 तरह के 66 तरह के कैटेगरीज थे। यानी कि हो सकता है 10 के मनसब हो, 20 के हो, 50 के हो, 100 के हो, 150 के हो, 200 के हो, 500 के हो, इस तरीके के 66 तरह के इसमें कैटेगरीज थे। देयर वेर 66 कैटेगरीज टोटल इन दिस मनसबदारी सिस्टम। इसको हम लोग आज के टाइम के ग्रेड पे के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि आज के टाइम पर जॉब्स अलग अलग ग्रेड पेज के होते हैं, 2400 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे। उसी तरीके से
अकबर के टाइम पर मनसब टोटल 66 तरह के होते थे, 10, 20, 50 इस तरीके के करके 66 टाइप्स में डिवाइडेड थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे नॉमेनक्लेचर के बारे में, यानी कि इन मनसबदारों को किस तरीके से नाम दिए जाते थे। तो जनरली हम लोग अभी तक इसको मनसबदार कहते आ रहे हैं। हालांकि मनसबदार सिर्फ उन मिलिट्री ऑफिशियल्स को कहा जाता था जिनका रैंक 10 से लेकर के 500 के बीच में होता था। अगर 500 से लेकर 2500 के बीच में होता था तो उन्हें हम आमिर कहते थे, और अगर 2500 से ज़्यादा होता था तो उन्हें अमीर उल उम्दा कहते थे। फिर हम देखेंगे कि इन मनसबदार्स का सैलरी कैसे डिटरमाइन होता था। अगर एक मनसबदार का रैंक 10 से लेकर के 100 के बीच में है तो उस मनसबदार को जनरली कैश में पेमेंट दिया जाता था, और अगर उसका मनसब 100 से ज़्यादा है, यानी कि उसको 100 से ज़्यादा सोल्जर्स अपने साथ रखना होता है, तो उस मनसबदार को जनरली सैलरी जागीर्स में दिया जाता था। जागीर यानी कि लैंड, यानी कि उनको ज़मीन का एक टुकड़ा दे दिया जाता था और कहा जाता था कि इस ज़मीन से आने वाला जो भी रेवेन्यू होगा उससे तुमको अपना खर्च सब कुछ देखना होगा, है ना। यानी कि अ मनसबदार कैन ऑल्सो बी अ जागीरदार। अगर एक मनसबदार को सैलरी जागीर के रूप में दिया जा रहा है तो उस मनसबदार को हम लोग जागीरदार भी कह सकते हैं। हालांकि हर जागीरदार मनसबदार हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। फिर ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था कि सवार जो है उससे डिटरमाइन होता था कि कितने घुड़सवार उसको अपने साथ मेंटेन करके रखने हैं। हालांकि हमने देखा था कि हॉर्सेस कितने मेंटेन करके रखने हैं ये उसमें नहीं बताया गया। ये हम अब पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ हॉर्सेस कितने रखने होते थे इन घुड़सवारों को अपने साथ। तो अकबर ने ऐसा बताया था कि एक मनसबदार को हर 10 सोल्जर्स के ऊपर 20 हॉर्सेस मेंटेन करने होते हैं, यानी हर 10 सोल्जर पे 20 हॉर्सेस। यानी कि अगर उस मनसबदार के पास 100 सोल्जर्स है तो उसके पास कम से कम 200 हॉर्सेस होने चाहिए, और अगर उसके पास 500 सोल्जर्स हैं, यानी 500 कैवलरी मैन है, मोर स्पेसिफिकली अगर कहे तो 500 घुड़सवार है, तो उसको अपने साथ 1000 हॉर्सेस मेंटेन करने होते थे। हालांकि ऐसा नहीं था कि हर सोल्जर को बराबर बराबर हॉर्सेस दे दिए जाते थे, दो दो हॉर्सेस सबको रखने हो, ऐसा नहीं था। इसको उसने और ज़्यादा क्लासिफाई कर दिया। उसने कहा कि हर 10 सोल्जर्स में से 3 सोल्जर्स ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ एक घोड़े अपने साथ रखेंगे, 4 सोल्जर्स ऐसे होंगे जो अपने साथ 2 घोड़े रखेंगे, और 3 सोल्जर्स ऐसे होंगे जो अपने साथ 3 घोड़े रख सकते हैं। ये डिटरमाइन किया जाता था एक घुड़सवार के काबिलियत के बेसिस पे कि वो घुड़सवार कितना काबिल योद्धा है, उसके बेसिस पे उसको वो अपने साथ कितने हॉर्सेस को मेंटेन कर सकता है ये डिटरमाइन किया जा सकता है। अगर कोई बुरा योद्धा है, लड़ने में उतना अच्छा नहीं है, युद्ध कला उसका उतना अच्छा नहीं है, तो उस घुड़सवार को एक हॉर्स मेंटेन करने का इजाज़त दे दिया जाता था। भाई अगर कोई बहुत अच्छा योद्धा है तो उसको अपने साथ 3 हॉर्सेस मेंटेन करने का इजाज़त दे दिया जाता था, यानी कुल मिलाकर 3, 4 और 3, यानी कि हर 10 सोल्जर्स पे टोटल 20 घोड़े होने थे। अब हम लोग ये समझेंगे कि आखिर इस सिस्टम को अकबर ने इंट्रोड्यूस क्यों किया, इस सिस्टम के मेरिट्स क्या है, क्या क्या फ़ायदे हैं, ये हम लोग देखेंगे। पहला मेरिट तो इस सिस्टम का है कि कंपटीशन इस सिस्टम के कारण काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री ऑफिशियल्स के बीच में इंक्रीज़ हो गया। कैसे इंक्रीज़ हो गया? जैसे कि अगर हम लोग देखें सोल्जर्स के बीच में, कि कुछ सोल्जर्स होंगे जिनको सिर्फ और सिर्फ एक घोड़े मेंटेन करने का इजाज़त दिया जा रहा है, और कुछ सोल्जर्स ऐसे हैं जिनको अपने साथ 3 सोल्जर्स मेंटेन करने का भी परमिशन दे दिया जा रहा है। तो सोल्जर्स के बीच में आपस में कंपटीशन डेवलप हो रहा है। इन सोल्जर्स का इन घोड़ों के बेसिस पे ये डिटरमाइन हो रहा है कि कौन सा सोल्जर्स ज़्यादा काबिल है, कौन सा सोल्जर सोल्जर ज़्यादा होनहार है। ये एक तरीके से मैटर ऑफ रिस्पेक्ट बन जा रहा है इन सोल्जर्स के लिए। तो नंबर ऑफ हॉर्सेस के बेसिस पे उन सोल्जर्स के बीच में कंपटीशन डेवलप करने का कोशिश किया जा रहा है इस सिस्टम में। दूसरा हमने देखा कि सेम रैंक के मनसबदार्स के पास डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स ऑफ सवार हो सकते हैं।
जैसे कि इन 3 एग्जाम्पल्स में हमने देखा था 3 अलग अलग मनसबदार थे जिन तीनों के रैंक 500 थे। हालांकि नंबर ऑफ सवार्स और नंबर ऑफ हॉर्सेस जो उनको मेंटेन करने थे वो डिफरेंट डिफरेंट थे। तो इसके बेसिस पे भी अकबर ने मनसबदार के बीच में कंपटीशन डेवलप करने का कोशिश किया। यानी कि पहला एडवांटेज जो इस मनसबदारी सिस्टम का ये है कि ये मनसबदारी सिस्टम मिलिट्री ऑफिशियल्स के बीच में कंपटीशन इंट्रोड्यूस कर रहा है। दूसरा एडवांटेज ये है कि इसी कंपटीशन को इंट्रोड्यूस करने के कारण ये मनसबदार आपस में एक दूसरे से आगे निकलने का कोशिश करेंगे और जिसके कारण वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करने का कोशिश करेंगे, जिससे उनका इफ़िशियंसी, उनका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगा। दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि इससे मिलिट्री ऑफिशियल्स का इफ़िशियंसी इंक्रीज़ हो गया। तीसरा फ़ायदा ये था कि इस मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जो मिलिट्री ऑफिशियल्स थे उनको किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या ऐसे किसी बेसिस पे सेलेक्ट नहीं किया जाता था, उनको उनके लॉयल्टी के बेसिस पे और उनके मिलिट्री स्किल्स के बेसिस पे डायरेक्टली मुग़ल एम्परर के द्वारा रिक्रूट किया जाता था। यानी कि मुग़ल एम्परर ये आसानी से इंश्योर कर सकता था कि जो भी मनसबदार हो वो उसके लॉयल हो, वो उन लॉयल लोगों को वहाँ पर आसानी से अपॉइंट कर सकता था, क्योंकि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस डायरेक्टली मुग़ल एम्परर के कंट्रोल में था। क्योंकि वो उससे लॉयल थे, काफ़ी ज़्यादा मुग़ल एम्परर के लिए लॉयल थे, इसलिए मुग़ल एम्परर के लिए काफ़ी आसान था कि वो उन मनसबदार के ऊपर अपना कंट्रोल कायम रख सके। चौथा फ़ायदा जो था वो था फ्लेक्सिबिलिटी। कहने का मतलब है कि ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल था, क्योंकि ये सिस्टम मेरिट के ऊपर बेस्ड था। यानी कि कोई भी मनसबदार जो इस मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का हिस्सा है वो इस सिस्टम में अपने रैंक को इम्प्रूव कर सकता है। वो इस हायरार्की में अपने आप को इस हायरार्की में ऊपर की ओर मूव कर सकता है, अपने मेरिट के बेसिस पे, अपने काबिलियत के बेसिस पे। अपने काबिलियत का प्रदर्शन राजा के सामने, एम्परर के सामने करके वो इस सिस्टम में ऊपर उठ सकता है। यानी कि कोई मनसबदार जो 10 के मनसब पर इस मिलिट्री में ज्वाइन हुआ था वो अपने रैंक को इम्प्रूव करके 5,000, 7,000, 10,000 तक भी पहुंच सकता है। उसके पास ये अपॉर्चुनिटी है। उसको अपना लॉयल्टी और अपना इफ़िशियंसी राजा को साबित करना होगा। पांचवा जो मेरिट है कि ये सिस्टम राजा को बेटर कंट्रोल देता है, क्योंकि इस सिस्टम में सारा मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है किसी एक पर्सन या 2 पर्सन के हाथ में नहीं है। सारा जो मिलिट्री का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सोल्जर्स है, वो अलग अलग मनसबदार में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। यानी कि ये एक तरीके का डिसेंट्रलाइजेशन है। यानी कि पावर, मिलिट्री पावर जो है वो किसी एक के हाथ में कंप्लीटली नहीं है। सोल्जर्स अलग अलग मनसबदार के पास है। अगर कोई एक मनसबदार डिसलॉयल भी साबित होता है, वो बेईमान भी साबित होता है, वो राजा के खिलाफ बगावत भी करता है, तो इससे राजा को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो मनसबदार होंगे वो अभी भी उसके लॉयल होंगे। तो ये सिस्टम बेटर कंट्रोल भी देता था राजा को। तो ये मेन 5 मेरिट्स थे सिस्टम के। So what we saw is that Mansabdari system was a military administrative system which was introduced by Emperor Akbar in the late 16th century. Now let's take an example to better understand this topic. एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि उस समय पर एक मनसबदार था, जिस मनसबदार का रैंक मान लो कि था 5,000। इसका मतलब है, अगर हम बोल रहे हैं कि उसका मनसब 5,000 है, यानी उसका रैंक 5,000 है, यानी कि नंबर ऑफ सोल्जर्स जो वो अपने साथ मेंटेन कर सकता है वो भी 5,000 है। नंबर ऑफ सोल्जर्स यानी कि सैनिकों की संख्या जो वो अपने साथ मेंटेन कर सकता है वो है 5,000। हालांकि सवार इस जाट के बेसिस पे डिटरमाइन नहीं होता है। मान लो कि जाट इस मनसबदार का था 2,000, यानी कि टोटल 2,000 घुड़सवार इस मनसबदार को अपने साथ मेंटेन करना होगा और 5,000 सैनिक मेंटेन करना होगा। ठीक, यानी कि ये मनसबदार जो 3 कैटेगरीज हमने देखा था उसमें से किस कैटेगरी में आएगा?
ये मनसबदार आएगा थर्ड कैटेगरी में, क्योंकि इसका जो नंबर ऑफ सवार्स है वो इसके जाट के हाफ से कम है। यानी कि ये थर्ड कैटेगरी का, यानी कि 5000 रैंक वाले मनसबदार में से सबसे लोवेस्ट कैटेगरीज में, सबसे लोवेस्ट वाले कैटेगरी में से एक आने वाला मनसबदार था। तो ये मनसबदार जो होगा अपने सेम रैंक के बाकी मनसबदार से compete करेगा ताकि ये उनसे आगे निकल पाए। यानी कि ये सिस्टम एक तरीके से इन मनसबदार में कंपटीशन को इंट्रोड्यूस कर रहा है। अब हम देखते हैं कि इस मनसबदार को कुल 2000 घुड़सवार मेंटेन करने हैं, यानी कि टोटल 40,000 घोड़े इस मनसबदार को अपने साथ मेंटेन करने पड़ेंगे। यानी कि इसकी सेना में से टोटल 600 घुड़सवार ऐसे होंगे जिनके पास सिर्फ और सिर्फ एक घोड़े होंगे। 800 मनसबदार ऐसे होंगे जिनके पास 2 घोड़े होंगे, और 600 मनसबदार ऐसे होंगे जिनके पास 3 घोड़े होंगे। यानी कि कुल मिलाकर 4000 घोड़े इस मनसबदार को अपने साथ मेंटेन करने पड़ेंगे। यहाँ पर 40,000 नहीं, 4000 होगा। ठीक है, तो ये पूरा मनसबदारी सिस्टम था। ये किस तरीके से फंक्शन करता था, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स और इंट्रिकेट सिस्टम था जो कि एम्परर अकबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल।